हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही पढ़ाई आप सभी की? रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा और हम भी डेली रिवीजन कर रहे हैं एक साइंस के चैप्टर का। साइंस के चैप्टर्स के बाद मैथ्स के एक एक चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज में आगे चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना अगला जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 उसका रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका जो हम चैप्टर का ब्लूप्रिंट देखते हैं तो 8 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा, जिसमें 4 क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब इन 8 मार्क्स में एक आपके आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक आएगा फिलअप 1 मार्क का, यानी कि एक तो एबीसीडी वाला बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एक खाली स्थान भरने वाला, एक आएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ये आएगा अपने 2 मार्क्स वाला, वेरी शॉर्ट। और शॉर्ट तो शॉर्ट मतलब 3 से 4 लाइन में जिसका आपको आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके ऐसे टाइप। इस ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 में से कोई एक आपको करना है। ये हो गया 3 मार्क्स का, प्लस इस ऐसे टाइप क्वेश्चन में एक आपको कोई डायग्राम भी बनाना होगा साथ में, तो इसलिए ये 1 मार्क्स उसके। तो 4 2 6 और 1 7 और 1 8 मार्क्स का ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो 8 मार्क्स का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी इसका ज्यादा है। सीधे सीधे 8 मार्क्स हमारे 80 में से, यानी कि 10% हो गया लगभग। लगभग क्या पूरा 10% हो गया ना 80 का। चलिए, तो आप चालू करें इस चैप्टर का रिवीजन। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिए, बस अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी चैप्टर की तैयारी करनी है। यानी कि जैसे पहले चैप्टर्स में हमने छोड़ दिया था, इस चैप्टर में से हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर याद करना ही है। सीधे सीधे हमारे 4 नंबर डिपेंड करते हैं उस एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो चलें आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से हम तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, अगर क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आने नहीं है तो शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़े इसमें से। पर तो देखिए इसमें मेन जो है पहला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, हाउ डज अमीबा गेट इट्स न्यूट्रिशन। अमीबा जो है ये पोषण किस तरह प्राप्त करता है। अमीबा पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है। यानी कि अब आपको ये पता है ही कि अमीबा एक कोशिका वाला यानी कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। कितना छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, लेकिन फिर भी ये खाना पीना भी खाता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सारी एक्टिविटीज भी करता है। तो किस तरीके से इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, तो जानते हैं आप कि अमीबा जो है इसके अंदर शेप की बात कर ली, मान लो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। जैसे ही खाना पास में आता है तो क्या होगा कि ये जो है स्ट्रक्चर ये आगे इस तरीके से बढ़ने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये गैप फिल होगा और लास्ट कंडीशन ये आ जाएगी कि ये तो आ जाएगा अंदर और ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक स्यूडोपोडिया है ना, ये बन जाएगा, जिसकी वजह से खाना अंदर एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब अंदर ले लेगा, और जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाएंगे इस खाने से तो उनको भी इसी सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अमीबा जो है ये अपना भोजन प्राप्त इस प्रकार से करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा आपसे और पूछ लिया जाए कि ऑटोट्रोफ्स और हिट्रोट्रोफ्स में आपको अंतर करना है विद एग्जांपल। है ना, ऑटोट्रोफ्स यानी स्वपोषी और हिट्रोट्रोफ्स यानी परपोषी में अंतर विद एग्जांपल। तो ऑटोट्रोफ्स आप जानते हैं,
ऑटोट्रॉफ्स वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि खाने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्रिएचर और ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की मदद से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि वे प्राणी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, दोज आर नोन एज परपोष। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 3 तरह के हो सकते हैं, ये भी आपको पता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस या शाकाहारी वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से। तो सभी शाकाहारी प्राणी जो हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस के बाद बात आती है कार्निवोरस की। कार्निवोरस या मांसाहारी जंतु, तो वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी जंतु। शेर, चीता वगैरह इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बिल्ली, कुत्ता, ये सब। और लास्ट बात आती है ओमनीवोरस की। तो ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं सर्वहारी जिन्हें कहा जाता है। ये वो जानवर होते हैं जो अपना भोजन जो है ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और किनसे प्राप्त कर सकते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो क्रो है, ठीक है, चिड़िया है, चूहा है और हम है मनुष्य। हम भी किसके एग्जाम्पल हैं, ओमनीवोरस के। लेकिन वो मनुष्य जो कि क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को खाते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो गए, अच्छे से याद कर लेना इनको। चलो अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से और क्या शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है। तो इसी के बाद इसी टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पूछा जा सकता है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, लेकिन यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो आपको याद होनी चाहिए। ये तो हमें मालूम है कि ग्रीन प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ये तो आपको पता है। यानी कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, कौन से प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और किसकी मदद से बनाते हैं, पत्तियों में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन है बस वो आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ जाए या फिर 4 ऑप्शन आ जाए तो उनमें भी आपसे पूछी जा सकती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए अगर अपन इसकी रिएक्शन को लिख दें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स है और साथ में है 12 H2O। यहाँ पर आपको क्या चाहिएगा, क्लोरोफिल, और नीचे चाहिएगी सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और क्या बन जाता है, C6H12O6। C6H12O6 स्टार्च, यानी कि फूड किस फॉर्म में प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O। क्लियर है, ये है फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे देखो, वायवीय और अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से बनती है एनर्जी ज्यादा मात्रा में, और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। सबसे पहले हम बात करें, क्वेश्चन मान लो 4th क्वेश्चन है ना,
वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर, वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी कि एरोबिक और क्या था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वैसे तो आपको मालूम है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। पहले हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है इस प्रोसेस के अंदर, कि रेस्पिरेशन जो है ये केवल सांस को अंदर लेना या सांस को बाहर निकालना ही नहीं है। श्वसन क्या है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, इसके थ्रू जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है, बदले में CO2 रिलीज होती है जो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो एज सिंपल नहीं है कि बस सांस को ऑक्सीजन अंदर ले ली और CO2 बाहर निकाल दी, इतना ही नहीं है। रेस्पिरेशन में ये भी है कि जो O2 अंदर जा रही है वो हमारे खाने को ऑक्सीडाइज करती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो पहली बात करें अगर हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये वो प्रोसेस है जो हम सभी सजीवों के अंदर होती रहती है। ये प्रोसेस वो जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। अब हम बात करें अगर एनर्जी की, तो वायवीय श्वसन के अंदर देखो यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किसको भाई खाना जो है किसकी फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है ना। तो देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज यहां आप लिखेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट के अंदर, पाइरूवेट के 2 अणु या 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पाइरूवेट है ये डिकम्पोज होता है कहां पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना ये कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, और इस पाइरूवेट से जो एनर्जी बनेगी वो कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आपके क्वेश्चन बन गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2। मोस्ट प्रोबेबल पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ बन रहा है आपका CO2 जिसको हम रिलीज कर देंगे, वाटर बनता है प्लस ATP बनते हैं और ATP के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मैंने इसको चैप्टर के जो शॉर्ट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं उनमें वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, आप देख लीजिएगा। और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन और जो फिर बड़े क्वेश्चंस हैं ऐसे टाइप वो हम अभी कर लेते हैं क्लास में। MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे वायवीय श्वसन की। अब अगर अवायवीय श्वसन की बात की जाए तो अवायवीय श्वसन जो है यहाँ तक तो कंप्लीट होता है, पाइरूवेट तक, तो आगे की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट तो होती है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर तो क्या था कि ये जो रिएक्शन थी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, लेकिन आगे क्या होगा कि अवायवीय श्वसन की जब हम बात करते हैं तो ये ग्लूकोज है, इससे पाइरूवेट तो बन जाएगा, लेकिन इस पाइरूवेट से आगे जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, -O2 मैंने लिखा। -O2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो पहली कंडीशन यीस्ट के अंदर, यीस्ट मतलब जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो यीस्ट जो होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है CO2 में, एथाइल अल्कोहल में, ठीक है। और एनर्जी मिलती तो है लेकिन बहुत कम, केवल 2 मॉलिक्यूल्स ही ATP के बन पाते हैं। तो इसलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत कम एनर्जी इससे मिल पाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट हमने पढ़ा, लेकिन कई बार क्या होता है जैसा कि आपको मालूम है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा मैच हम सभी देखते हैं तो प्लेयर्स को क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना। या फिर आप अपनी कंडीशन की सोच के चलिए कि आपको कहीं जल्दी जल्दी जाना है, मान लीजिए आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं और जल्दी जल्दी व्हीकल नहीं है, आपको पैदल पैदल जाना है,
तो क्या होगा, थोड़ी देर आप जल्दी जल्दी जब पैदल चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घुटने के नीचे जो मसल्स हैं वहां पर आपको खिंचाव महसूस होगा और आपको ये लगेगा कि जल्दी से आप रुक जाएं, चलते चलते आपको बहुत परेशानी होगी। फिर क्या होगा कि जब आप रुक जाएंगे तो भी रिलैक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप क्या करेंगे कि अगर अपने हाथ से हल्के हल्के उन मसल्स को सहलाएंगे तो होगा क्या कि कंडीशन आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, जब आपने उसको सहलाया तो क्या हुआ क्या, तो हुआ ये कि हमारी जो सेल्स थी, मसल सेल्स जो थी, उनके अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल नहीं बनता, एक और सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है उसके बनने के कारण हमारी मसल्स में स्ट्रेचिंग या पेन हमें फील होता है। अब जब हम पैर को मसल्स को सहलाते हैं तो क्या होता है कि वो जो लैक्टिक एसिड बना हुआ है उसको घुलने में और एक जगह से दूसरे के जाने में, यानी ब्लड के फ्लो के साथ वो जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में इधर उधर फैल जाता है और जिसकी वजह से हमें रिलैक्स फील होता है। ठीक है ना, तो ये ग्लूकोज हो गया, पाइरुवेट बन ही रहा है। अब ये जो ग्लूकोज है मांसपेशियों के अंदर जब ये पाइरुवेट बना लेता है तो ये रहा ग्लूकोज, ये हमारी मसल्स हो गई, ये बना लिया इसने पहले पाइरुवेट, और पाइरुवेट के बाद जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई है ना, नॉर्मल कंडीशंस में तो पाइरुवेट है, ऑक्सीजन की जब एब्सेंस हो गई तो ये बना लेगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के। तो देख लो कितनी कम एनर्जी, वहां 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ केवल 2 मॉलिक्यूल्स ही बन रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। यीस्ट और इनमें हमने पता कर लिया, यीस्ट में बनता है अल्कोहल और इसमें बन जाता है लैक्टिक एसिड जिसके अंदर की कम एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चलो अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर को। सिक्स क्वेश्चन है शायद। यहाँ आपको देखो आर्टरी, वीन, आर्टरी और वीन आप जानते हैं, तीसरी है कैपिलरी, और एक और है प्लेटलेट। इनमें अंतर याद करना है, ठीक है ना। आर्टरी हम जानते हैं, आर्टरी को बोलते हैं देखो धमनी, है ना, इसको बोलते हैं शिरा, यह है केशिका, और प्लेटलेट को तो प्लेटलेट ही बोला जाता है। धमनी, धमनी यानी आर्टरी, ये क्या करती हैं, ये प्योर ब्लड को, प्योर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक लेकर जाती है, यानी कि हार्ट से हमारी बॉडी तक जाती है, फैलता है ब्लड हार्ट से सब जगह। वीन क्या है, वीन क्या करती हैं, ये ब्लड को इकट्ठा करके हमारे लंग्स तक लेकर आती है प्योरिफिकेशन के लिए, यानी कि ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके कहाँ लेकर आती है, ये लाती है हमारे फेफड़े, फेफड़ों तक या लंग्स तक लेकर आती है, ठीक है, जहां उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है। कैपिलरी, ये आर्टरी जो होती है ना, कई हिस्सों में आगे जाकर देखा होगा अपने आंख के अंदर, कई बार वो बहुत पतली, बाल से भी पतली नर्व्स दिखाई देती हैं, पतली पतली, ठीक है, तो इनमें भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। प्लेटलेट्स हमें मालूम ही है, ये हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है, और प्लेटलेट्स जो है इनका मुख्य काम क्या है, इनका मुख्य काम है ब्लड की क्लॉटिंग करना। अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, घाव से लगातार खून बहता रहेगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए जो इसमें से बन सकता है, व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि क्या है, संवहन पूल क्या है, याद आया। तो देखो वेस्कुलर बंडल्स क्या है कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं ना, छोटे प्लांट्स तो नहीं, जो बड़े प्लांट होते हैं उनके अंदर ये जो पानी है, जमीन में हम पौधे में पानी देते हैं जड़ों में, और ठेठ कहाँ पहुंच जाता है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और जो खाना बनता है पत्तियों में वो भी पूरे प्लांट को मिल जाता है। तो जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर और बने हुए फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है जिन्हें वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, यानी ये जो संवहन पूल है, दो तरह के होते हैं, एक है हमारा जाइलम
और एक है हमारा फ्लोएम। जाइलम जो है इसका काम क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है ये। जाइलम जो है इसका काम क्या है कि जो हम पौधों में पानी देते हैं और खाद देते हैं, तो खाद से पौधों को मिलते हैं मिनरल्स अलग अलग तरह के। तो पौधे के अंदर जो पानी और, तो जाइलम का काम क्या हो जाएगा, देखो जाइलम का काम हो जाएगा पानी का और न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना, यानी कि जड़ों से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। दूसरी बात क्या है, फ्लोएम, तो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक लेकर आना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। और ये हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल दो हो गए, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम से नीचे से ऊपर जाएगा और फ्लोएम से ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर? इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस यही बन सकते हैं। बाकी देखो स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में आपसे अगर पूछ लें तो स्फिग्मोमैनोमीटर आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारा नॉर्मल जो बीपी है 120/80 mmHg, ये भी आपको याद होगा। इजी क्वेश्चन है। तो अब आ जाते हैं हम बड़े क्वेश्चन पर। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। तो आपको पता ही है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। यहाँ मान लो लेफ्ट और राइट की बात करें तो एक तरफ आर्टरीज है, एक तरफ वेन्स है ना। तो मान लो ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये हो गया राइट पार्ट। ये आर्टरीज और सॉरी ऑरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल। अब देखो लेफ्ट साइड हमेशा प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब होता क्या है, देखो कि ब्लड जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से कहाँ गया, लेफ्ट पार्ट है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। प्योरीफाइड ब्लड है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब क्या होगा कि ये ब्लड जब काम में आ जाएगा तो इसमें मिक्स होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये ब्लड इकट्ठा होकर कहाँ आएगा, राइट साइड, जिसके अंदर की CO2 होगी। और ये ब्लड जब आएगा तो ये किस तरफ जाएगा, ये ब्लड जाएगा हमारे लंग्स की तरफ। और लंग्स से प्योरीफाई होकर यही ब्लड वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और फिर से ये बॉडी के सभी पार्ट्स तक चला जाएगा। यानी कि ब्लड जो है एक ही बार चक्कर नहीं काट रहा है हार्ट में, कितनी बार काट रहा है, 2 बार। एक बार प्योर हार्ट तक जा रहा है, हार्ट से बॉडी तक जा रहा है, और एक बार बॉडी से इकट्ठा होकर लंग्स तक जा रहा है, और फिर लंग्स से वापस लेफ्ट साइड आ रहा है ना। इसको कहा जाता है दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। इसको आपको विद डायग्राम याद करना है। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इसमें देखो इसका एक फंक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाएगा और डायग्राम बनवा लिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप याद कर ही सकते हैं। इट इज अप टू द साइज ऑफ अ फिस्ट, मतलब हमारी बड़ी मुट्ठी की आकृति का होता है, डबल लेयर्ड होता है। ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु तक लगातार काम करता रहता है। पंपिंग ऑर्गन है ना, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को हमारी आर्टरीज में धकेलता है। स्ट्रक्चर 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी हुई रहती है, और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इनके और इनके बीच में यहाँ सेप्टम पाया जाता है ना, बाइकस्पिड वाल्व, और इनके बीच में राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। क्लियर है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में आपको पता है ही। ऑरिकल में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है ना। वॉल की अगर बात करें, आउटर वॉल की, तो ऑरिकल से ज्यादा वेंट्रिकल्स की वॉल मजबूत होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो क्यों होती है, क्योंकि इनको ब्लड को पंप करना पड़ता है तेज प्रेशर से, इनको तो सिर्फ स्टोर करना पड़ता है, इसलिए इनकी वॉल्स मोटी होती है, इनकी वॉल्स कम मोटी होती है। ये बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। इसका डायग्राम आपको याद करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको पता ही है कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है।
हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमको जो पढ़ना है वो है किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का आप डायग्राम बनाएंगे, प्लस उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत आप लिख देंगे कि किस तरीके से ग्लोमेरुलस होता है, उसमें ब्लड सेल्स बनती हैं, फिर वो आती हैं आगे पीसीटी में, पीसीटी से हेनले लूप में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत जो वाटर बचता है वो डीसीटी में यानी कि डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल में निकाल लिया जाता है। आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता रहता है, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से टाइम टाइम पर बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये लो, ये चैप्टर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें से याद कर लेना, लिम्फ क्या है ना, और उसके फंक्शन, एक ये याद और कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो लिम्फ जो होते हैं ना, ये भी कुछ स्पेसिफिक पदार्थों को एक जगह, जो हमारी सेल्स होती है उनके बीच बीच में जो जगह होती है ना, वहां पर ये लिम्फ पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैट्स वगैरह का स्टोरेज भी ये करता है, और कुछ मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम लिम्फ के द्वारा किया जाता है। तो इतना सा तो बस इतना सा पढ़ लेना इसमें से। और देखो कि अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ लिए ना, अगर उनमें हम बात करें कि कौन कौन से, क्योंकि साइंस में आप ये याद रखें कि अगर आपको कहा गया है तो भी और नहीं कहा गया है तो भी, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम बुक में है और आपने पढ़ा हुआ है तो आपको उसे बनाना ही है। लिखने से ज्यादा इफेक्टिव डायग्राम बनाना होता है। जैसे पहले चैप्टर की हम बात करें तो पहले चैप्टर में तो एज सच कोई डायग्राम है नहीं। दूसरे चैप्टर में से आपसे एक जो डायग्राम बनवाया जा सकता है वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी। जो हमने किया था वो प्रयोग, ऑक्सीजन निकलती है और वो साबुन के बुलबुले वाला, वो डायग्राम आप याद कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि, ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर में से तो ऐसा कोई डायग्राम है नहीं। फोर्थ चैप्टर के अंदर आपसे स्ट्रक्चर बनवाया जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड, किसी का भी एक का बनवा लिया जाएगा, वो आपको याद होना चाहिए। प्लस हीलियो और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए। कार्बन वाला चैप्टर हमारा हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, और अब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे और इम्पोर्टेंट डायग्राम में आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लें, और ये जो डायग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लें। ये अच्छा, डायग्राम में एक चीज और आप ध्यान रखें, लेबल डायग्राम होना चाहिए, बहुत सुंदर ना हो, ऐसा कोई पेंटिंग की तरह ना बनाए, बस जो भी है आप जो भी डायग्राम बनाए उसमें ये ध्यान रखें कि वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए और आप अपने पेपर को छोड़ दें 15-20 मिनट उस डायग्राम में ही बिगाड़ दें। तो ये ध्यान रख के डायग्राम को बनाएं कि आपको पूरा पेपर समय पर कंप्लीट करना है। लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, उससे जुड़ी जितने भी पार्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा को लेबल कर सकें वो सबसे अच्छी बात है। तो इसी बात के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।